हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव मतलब कैसे पता चल जाएगा कि ये जो गिवन वेव हमें गिवन है वो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी प्रॉपर्टीज है। तो वन बाय वन देखो। सबसे पहली बात क्या, बाउंडेड मीडियम। क्या लिखा हुआ है? बाउंडेड मीडियम। ये बाउंडेड मीडियम मतलब यहाँ देखो कोई भी एंड नहीं लिखा हुआ है, मतलब रिजिड एंड तुम्हें यहाँ दिख ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। तो तुम समझ जाओ कि भले ही दिखाया नहीं है लेकिन ये क्या है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अच्छा, बाउंडेड मीडियम मतलब क्या कि दो रिजिड एंड, दो फिक्स्ड एंड के बीच में ही तुम्हारा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव होगा। दो रिजिड और फिक्स्ड एंड के बीच में ही तुम्हारा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा। अब देखो, फिक्स्ड है, यहाँ पर रिजिड एंड भी हो सकता है और फ्री एंड भी हो सकता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि फ्री एंड नहीं हो सकता। हमने क्लास में कल डिस्कस किया था, रिजिड एंड था तो वो रॉड के साथ हमने टाई को, स्ट्रिंग को बांध दिया था ऐसे, और फ्री एंड था तो टाई इसको हमने से बैंगल के साथ और रिंग के साथ बांध दिया और फिर यहाँ पे डाल दिया था। तो ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है फिर भी ये वेव यहाँ से आगे जा सकता है क्या? आगे नहीं जा सकता। ऊपर नीचे हो रहा है मतलब क्रेस्ट आया तो वापस ट्रफ बन के गया। तो रिजिड में क्या होता है, क्रेस्ट आता है और ट्रफ बन के जाता है, मतलब पाई का फेस डिफरेंस आ जाएगा। और फ्री एंड में क्या होता था, क्रेस्ट आया और वापस क्रेस्ट बन के ही गया। याद आया? और साउंड में इसका एग्जैक्टली उल्टा, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव में ये दो एंड तो फिक्स है, तो ये रिजिड एंड भी हो सकते हैं और ये फ्री एंड भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? फ्री एंड भी हो सकते हैं, ऐसा मत दिमाग में डाल देना कि ये फ्री एंड नहीं हो सकते। फ्री एंड भी हो सकते हैं, लेकिन एंड तो है ना, ये इससे आगे तो नहीं जाएगा ना। वेव, स्टैंडिंग वेव जो है वो इसके आगे तो नहीं जाएगा, भले ही यहाँ क्रेस्ट का क्रेस्ट वापस आ जाए या क्रेस्ट का ट्रफ वापस आए, लेकिन इसके आगे तो नहीं जा रहा है। मतलब दो फिक्स्ड एंड के बीच में ही ये वेव रह रहा है। ओके, तो वही है बाउंडेड। बाउंडेड मतलब बांधा हुआ, तो उसको हमने बांध दिया है, फिक्स्ड एंड से बांध दिया है। तो दैट्स व्हाई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बाउंडेड मीडियम। मतलब कि तुमने फिक्स्ड एंड रखे हुए हैं, मतलब वेदर इट इज अ रिजिड एंड और वेदर इट इज अ फ्री एंड, लेकिन वो फिक्स्ड है, उसके बाहर हमारा वेव जाएगा नहीं। डन? तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब यहां पर दोनों वेव हो सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकते हैं। मतलब हम जो फिगर में अभी समझे, ऐसे ऊपर पार्टिकल ऊपर गया नीचे गया, तो इट इज ट्रांसवर्स वेव। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही ये टाइप होगी, मतलब कि स्टैंडिंग वेव्स होंगे, ट्रांसवर्स में भी स्टैंडिंग वेव्स होंगे। और साउंड वेव्स कौन से हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो उसमें भी स्टैंडिंग वेव्स बन सकते हैं। बन सकते ही है ना यार। जैसे रूम में तुमने ऐसे आइसोलेटेड रूम कर दिया, एंड फिक्स कर दिया, यहाँ पे तुम गाना बजा रहे हो तो गाना बाहर जाएगा ही नहीं। अंदर थिएटर में क्या हो रहा है, बाहर इतना आवाज क्या वहां जा रहा है, तो वहां पे एंड फिक्स कर दिए तुमने, तो मिक्स हो रहा है सब कुछ। ओके, तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। डन? क्योंकि वो वहां से बाहर, वो एंड तुमने फिक्स कर दिया, वो वहां अभी डीजे बजा रहे हो तुम, तो वो प्रोपोगेटिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, वो स्टैंडिंग और स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि उसका एंड तुमने फिक्स ही नहीं किया। एक एंड फिक्स किया है जहां से तुम बजा रहे हो, यहाँ से ऐसे बजा रहे हो, तो ये एंड फिक्स है, ये वाला तो जाता ही जाएगा, भले ही कहीं पे सुनाई ना दे डज नॉट मीन कि वो आ नहीं रहा है। ओके, वहां पे उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ऐसी हो गई है कि हमें, हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, जा तो रहा है, भले ही हमें ही ना सुनाई दे, एनिमल्स को शायद सुनाई दे रहा होगा। वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, फ्रीक्वेंसी और उसमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव में भी डिस्कस किया था। डन? ओके, चलो, तो दोनों हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। थर्ड, ऑल पॉइंट्स इन वन सेगमेंट आर इन सेम फेज। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेगमेंट है ये इतना, तो ये सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स वो सारे के सारे सेम फेज में है। सारे के सारे क्या है? सेम फेज में। सेम फेज में मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट ऊपर है और दूसरा वाला पॉइंट एकदम नीचे है, ऐसा नहीं, सेम फेज में। अंडरस्टूड? सारे के सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक, जैसे डिफरेंट फेज हमने डिस्कस किया ना, तो एक
एक सेगमेंट में पूरे के पूरे वेव की बात नहीं चल रही है, एक सेगमेंट की बात चल रही है। हाँ, गलती से भी पूरा वेव में मत बता देना, वेव में नहीं, एक सेगमेंट में। एक सेगमेंट, इतने सारे सेगमेंट जितने भी बन सकते हैं, 3 4 5 जितने भी, ओके, जितने भी सेगमेंट बने वो एक सेगमेंट में ये जितने भी पॉइंट्स है, जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे भाई, तो जितने पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है, ओके, वो सेम फेज में होंगे। अंडरस्टूड? जितने भी पॉइंट्स होंगे एक सेगमेंट में, ये एक सेगमेंट है, इसमें जितने भी फेज, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट मेरा यहाँ है और उसके नीचे वाला पॉइंट यहाँ होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो सेम फेज में होंगे। अच्छा, देन थोड़ी चीजें रह गई है लेकिन तुम लिख लो से और याद रख लो, समझ लो। फोर्थ पॉइंट से वेलोसिटी, ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पर सबकी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी सारे के सारे पॉइंट की क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? देखो ध्यान से, ऐसा समझो कि ये हमारा नोड है, ये हमारा दूसरा नोड है, ये मैक्सिमम, अभी ये पॉइंट है एक, ये सब क्लीन कर दो। देखो ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है, डन। अब सबके लिए टाइम पीरियड सेम है, सबके लिए टाइम पीरियड सेम है, मतलब क्या? ये क्रेस्ट पे है और ये ट्रफ पर है, ये पॉइंट, मतलब ये इस टाइम पर ये यहाँ है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो यहाँ पर भी होगा, डन। मतलब दो वेव, ऐसे दो वेव दिखेंगे ना हमें, दो वेव, ये एक जाने वाला और एक आने वाला, तो जाने वाला वेव क्रेस्ट पे है, आने वाला वेव ट्रफ पर है, डन। तो ये एक पॉइंट है, वैसे ही दूसरा पॉइंट है, पार्टिकल है, अंडरस्टूड? तो टाइम पीरियड सबके लिए सेम है, टाइम पीरियड सेम है, मतलब टाइम पीरियड क्या है? एक वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको ही हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये जो पार्टिकल है वो जितने टाइम में अपनी मैक्सिमम पोजीशन से मीन पर जाएगा, मीन पर, उतने ही सेम टाइम में ये पॉइंट भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन से मीन पर जाएगा। फिर से बोलो, जितने टाइम में ये उसकी, क्लीन करो यार, ये है पॉइंट और ये है पॉइंट, दोनों के दोनों को जाना कहाँ है? मीन पर, डन। अभी ये येलो पॉइंट मीन पर जब जाएगा, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा ये ग्रीन को मीन पर पहुंचने के लिए, उतना ही सेम टाइम लगेगा। हमने अभी तो बोला थर्ड पॉइंट में सेम फेज में है वो लोग सेम फेज में है, तो सारे के सारे अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सारे के सारे मीन पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे, सारे के सारे नीचे वाली मैक्सिमम पोजीशन पर, नेगेटिव डायरेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट पर भी सेम टाइम पर पहुंचेंगे। सेम फेज में है ना वो लोग। डिफरेंट फेज में होते तो कोई क्रेस्ट पे पहुंचा तब जाके दूसरा ट्रफ पर पहुंच रहा है, तब दूसरा कोई स्टार्ट कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। डिफरेंट फेज होता तो, लेकिन सेम फेज है। सेम फेज मतलब क्या? साथ में ही सब लोग अपने मैक्सिमम पॉइंट पर, साथ में ही सब लोग अपने मिनिमम पॉइंट पर, साथ में ही सब अपने मीन पर जा रहे हैं। तो ऐसा समझो t इज इक्वल टू 0 पर ये यहाँ है और ये यहाँ है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दोनों के दोनों मीन पर आ गए, ये भी मीन पर आ गया और ये भी मीन पर आ गया। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? येलो वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। टाइम सेम है, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, तो वेलोसिटी अलग अलग हो गई ना। इसको फास्ट आना पड़ेगा, ये स्लो आएगा तो भी चलेगा, उसको तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, टाइम उतना ही है, डन, सिंपल है। तो वेलोसिटी, फोर्थ पॉइंट वेलोसिटी, अंडरस्टूड? तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स इन वन सेगमेंट। वैसे उसको भी सेगमेंट के लिए लिखो, तो सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अभी दूसरे सेगमेंट की देखो, इसकी वेलोसिटी ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो ये दोनों पॉइंट की वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी, क्योंकि जितने टाइम में ये मीन पे आ रहा है उतने ही टाइम में ये भी मीन पे आ रहा है, जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ओके, तो ये तो फिर दो पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो गई, तो हम सेगमेंट लिखेंगे, इस एक ही सेगमेंट में सारे पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, डन। तो ये फोर्थ पॉइंट। और
और एनर्जी भी लिख दो। ओके, एनर्जी, फिफ्थ पॉइंट एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये जाने वाला वेव था, फिर ये आने वाला वेव है, तो रिजल्टेंट जो स्टैंडिंग वेव है उसकी एनर्जी कैसे हम निकालेंगे? तो एनर्जी हम निकालेंगे दोनों में से एक की जो एनर्जी होगी उसका डबल कर देंगे। ओके, दोनों में से ये हमारा वेव 1, चलो ये वेव 1 है और सपोज ये वेव 2 है, तो दोनों में से एक वेव ले लो, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है, एनर्जी दोनों की सेम ही है, लेकिन एक ऊपर है तब एक नीचे है, लाइक दैट। ओके, एनर्जी दोनों की सेम है, तो दोनों में से एक एनर्जी उसका डबल कर दो। जैसे हम A1 प्लस A2 कर देते थे, तो A1 प्लस A2 करो तो A मिलेगा, या फिर दोनों अगर सेम है, ऐसा करते थे ना, A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। अगर ये दोनों सेम है तो तुम प्लस करो या फिर ट्वाइस A1 करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा ना। अगर A1 और A2 सेम है, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू से 10। ओके, तो अगर तुम 10 प्लस 10 करो तो 20 आएगा, और तुम 2 इंटू 10 करो तो भी 20 आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इक्वल ही है तो एनर्जी भी इक्वल ही है उनकी, ये जाने वाले वेव की और आने वाले वेव की, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव। आने जाने वाला नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है ना। ओके, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के दोनों के मिल के जो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव हमें मिल रहा है, उसकी टोटल एनर्जी ऑफ द स्टैंडिंग वेव विल बी ट्वाइस द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव और एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। डन। एनर्जी क्या होगी? दोनों में से कोई एक ले लो, इंसिडेंट वेव या तो रिफ्लेक्टेड वेव, उसका डबल कर देंगे, क्योंकि एनर्जी सेम ही है तो तुम किसी की भी ले सकते हो, तो उसका डबल कर देंगे तो वो उसकी एनर्जी हो जाएगी। डन। तो ये 5 पॉइंट और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी, जिससे कि तुम बता सकते हो कि ये जो वेव है वो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है। मतलब कि ऐसा हो रहा है जैसे कि एक वेव की एनर्जी उसके डबल कर दो तो टोटल एनर्जी तुम्हें वही मिल रही है, तो तुम बोल सकते हो हाँ ये स्टैंडिंग वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में था, इंटरफेरेंस में ऐसा हो रहा नहीं था वैसे। अंडरस्टूड? ओके, तो ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाउंडेड मीडियम होना चाहिए, फिक्स्ड एंड होने चाहिए। ओके, क्योंकि फिक्स्ड एंड नहीं है तो फिर जाते ही जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। तो बाउंडेड मीडियम दोनों के दोनों में हो सकता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में, और सारे के सारे एक पॉइंट में, एक सेगमेंट में जो पॉइंट होंगे उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे। और अगर एनर्जी ऑफ द वेव हमने निकाला, सो दैट इज द ट्वाइस द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट वेव और ट्वाइस द एनर्जी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। डन। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव।